कमर का टेढ़ापन या डिफॉर्मिटी, मेडिकल टर्म स्कोलियोसिस और काइफोसिस क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसको कैसे डायग्नोस करना है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष तोमर, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थो स्पाइन सर्जन, सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 में काम करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन या कमर के टेढ़ेपन के बारे में। कमर के टेढ़ेपन के बारे में अगर बात करें तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कमर के नॉर्मल एंगल्स या नॉर्मली कमर कैसी होती है। तो हमेशा कमर को दो एंगल्स में देखा जाता है, जिसको हम एक सामने से फ्रंटल प्लेन बोलते हैं या एंट्रोपोस्टीरियर व्यू, जो एक्सरे कभी हम कराते हैं तो एपी व्यू जिसे बोलते हैं, और साइड से जिसको हम लैटरल व्यू बोलते हैं। जब हम साइड से खड़े होते हैं तो उस साइड से जो कमर दिखती है उसे लैटरल व्यू बोलते हैं। तो सामने से या फ्रंटल प्लेन में कमर एकदम सीधी होती है, इट इज़ टोटली स्ट्रेट, देयर इज़ नो कर्व इन दी स्पाइन। और साइड से जब हम कमर को देखते हैं तो कमर एक एस शेप होती है, नीचे लंबर स्पाइन में कर्व आगे की तरफ होता है जिसे लॉर्डोसिस बोलते हैं, फिर थोरैसिक स्पाइन में कर्व पीछे की तरफ होता है जिसको काइफोसिस बोलते हैं, और सर्वाइकल स्पाइन में कर्व फिर से आगे की तरफ होता है जिसको फिर से लॉर्डोसिस बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारा वज़न जो है शरीर का, सर का पूरा वज़न हमारे दोनों कूल्हे के ऊपर या हिप्स के ऊपर सेंटर में जा सके, जिससे कि हमारी मसल्स को काम ज़्यादा ना करना पड़े। तो जब भी कभी भी किसी इंसान में जो हमारी कमर पीछे से या फ्रंटल प्लेन में सीधी होती है, इसमें टेढ़ापन आ जाता है इस तरह से कुछ, अगर ऐसा टेढ़ापन आ जाता है या इस तरह से, तो इसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। तो स्कोलियोसिस इज डिफॉर्मिटी इन द फ्रंटल प्लेन। ऐसे ही अगर किसी कारणवश अगर हमारा अलाइनमेंट इस लैटरल व्यू में या इस साइड से देखने में अगर किसी को कूबड़, जिसको हम आम भाषा में कूबड़ भी बोलते हैं, जैसा कि हम रामायण में हमने सुना हो था, हम सुनते आ रहे हैं कि मंथरा को कूबड़ था, तो उसको काइफोसिस बोलते हैं। कूबड़ का मतलब होता है कि कमर जो नॉर्मली पीछे की तरफ को या आगे से इस तरह से कर होती है, ये कर होके आगे की तरफ को पूरा झुक जाती है। किसी को प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से कैसे पता चलता है या क्या इसके कारण, अगर हम इसके कारण की बात करें तो स्कोलियोसिस पर से इट इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़। या तो बच्चों वाले एज ग्रुप में बहुत कॉमन होता है इसके बहुत सारे कारण होते हैं। मान लीजिए कि रीढ़ की हड्डी ठीक से नहीं बनती, एक साइड बन रही है और एक साइड जो है बनती नहीं है, जिसको हम हेमीवर्टिब्रा बोलते हैं, कि हड्डी जो है आधी बनी और आधी बनी नहीं। तो जिस साइड वो हड्डी बनती है उस साइड वो ग्रोथ होती रहती है, और जिस साइड हड्डी नहीं बनी है वहाँ पे ग्रोथ नहीं होती, जिसकी वजह से कमर में कर्व आ जाता है। जिस साइड ग्रोथ हो रही है एक साइड के अंदर, उस साइड में कर्व हो जाता है और उसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। दूसरे कारण के अंदर ऐसा भी कई बार ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक एक बार बन जाता है 2-3 हड्डियों के बीच में, जो उस साइड के अंदर बोन को या हड्डी को ग्रो नहीं होने देता, और वो जब बोन ग्रोथ नहीं होती तो उस साइड ग्रोथ रुक जाती है, दूसरी साइड ग्रोथ होती जाती है, एंड दैट अगेन कॉजेज अ स्कोलियोसिस और फ्रंटल प्लेन डिफॉर्मिटी। कुछ लोगों में बिना किसी कारण के, कोई हड्डी में डिफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो है ये बीमारी हो जाती है, इसका कोई कारण नहीं होता, और इस प्रॉब्लम को हम इडियोपैथिक स्कोलियोसिस बोलते हैं, जो कि एडोलेसेंट एज ग्रुप में बहुत कॉमन है, लड़कियों में बहुत कॉमन है। इट इज़ मोर कॉमन इन गर्ल्स एज कम्पेयर टू बॉयज़, एंड इट इज़ कॉल्ड एज एडोलेसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस, जुवेनाइल इडियोपैथिक स्कोलियोसिस। सो जिस ग्रुप में हड्डियों में डिफेक्ट होता है या हड्डियों में प्रॉब्लम आती है, वो जल्दी प्रेजेंट करता है कुछ लोगों, और इसको कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस भी बोला जाता है। वो इन्फेंट एज ग्रुप में या अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में ही प्रेजेंट कर जाता है, एंड उसको हमें मैनेज करना पड़ता है। और जो एडोलेसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस है वो टीन एज ग्रुप के बच्चों में प्रेजेंट करता है। सिमिलरली जो काइफोसिस की प्रॉब्लम है उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स जिसके अंदर हम काइफोसिस देखते हैं वो होता है इन्फेक्शन। सो ट्यूबरक्लोसिस इज़ वन ऑफ द कॉमन कॉजेज, जिसके अंदर पहले पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, टीबी हो जाता है और वहाँ पे कूबड़ बन जाता है। और कारणों के अंदर कि फ्रैक्चर्स की वजह से
किसी का फ्रैक्चर अगर ठीक से ट्रीट नहीं हुआ, मैल ट्रीट हुआ, वो मैल यूनाइट कर गया और उसके अंदर भी कूबड़ बन जाते हैं। फिर एज रिलेटेड प्रॉब्लम से भी होता है, जैसे जैसे एल्डरली एज ग्रुप में इट इज़ वेरी कॉमन कि उनको ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स होते रहते हैं या मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते रहते हैं शरीर में। उन फ्रैक्चर्स के हीलिंग के बावजूद, क्योंकि वो जहाँ फ्रैक्चर होता है वहाँ हड्डी आगे से छोटी हो जाती है और एक तरह का कूबड़ बन जाता है। तो ये सब कारण है स्कोलियोसिस और काइफोसिस के होने के शरीर में। अब हम बात करेंगे स्कोलियोसिस और काइफोसिस के डायग्नोसिस के बारे में। अब ये अगर है किसी में तो इसको पता कैसे चला जाएगा। तो क्लिनिकली प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो स्कोलियोसिस में एक तरह से रिब हम बोलते हैं, हम बैक की अलाइनमेंट ऑब्वियसली जब हम किसी को इंडिविजुअल को के बैक को ऑब्जर्व करते हैं तो वो उसकी कमर एकदम सीधी मिड लाइन दिखता है हमें, वो एकदम स्ट्रेट होती है। तो क्योंकि स्कोलियोसिस होता है तो पेशेंट का जो होता है एक तरह से एक हम्प बन जाता है, बैक में रिब हम्प बन जाता है। तो वो एक साइड से हम्प बना होता है और टेढ़ापन नज़र आता है। शोल्डर्स का डिसबैलेंस हो सकता है। तो क्लिनिकली या देखने से तो इससे हमें आइडिया लगता है। तो कोई पेरेंट्स अगर किसी को अपने बच्चों में या किसी को देख के ऐसा लगता है कि उनका पीछे कोई बैक में हम्प है और शोल्डर थोड़ा ऊपर नीचे हैं, तो उनको स्कोलियोसिस के बारे में सोचना चाहिए और इसको डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब सिमिलरली काइफोसिस में तो ऑब्वियसली क्योंकि वो कूबड़ दिखता है, कूबड़ इज़ मोर विजिबल, वो सामने ही नज़र आता है एंड उसका फिर हम अगर हम कंफर्म करने के लिए जाएं तो कंफर्म करने के लिए हमें एक्सरे कराना पड़ता है। एक्सरे में बहुत इंपॉर्टेंट है स्कोलियोसिस, काइफोसिस या किसी भी डिफॉर्मिटी के लिए हमें होल स्पाइन एक्सरे चाहिए। पूरा का पूरा स्पाइन गर्दन से लेके नीचे तक एक फिल्म के अंदर होना चाहिए और हम एपी और लैटरल व्यूज़ कराते हैं। तो एपी और लैटरल व्यूज से हमें पूरा का पूरा अलाइनमेंट का पता चलता है स्पाइन का। अगर हम स्कोलियोसिस के बारे में फर्दर पता करने चाहें कि कर्व कहाँ से लेके कहाँ तक है, कौन से एरिया में है और कितना उसका एंगल है, तो हम साथ में बेंडिंग फिल्म्स भी कराते हैं ये पता लगाने के लिए कर्व एग्जैक्टली किस एरिया में है और कितने कर्व्स हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल कर्व्स होते हैं, एक ही स्पाइन के अंदर 2 से 3 कर्व भी होते हैं और जिनको हर जगह से उनको एड्रेस करना पड़ता है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ कि स्कोलियोसिस के अंदर फिर हम उन एक्सरेज में उस कर्व को मेजर करते हैं जिसको हम कॉब्स एंगल बोलते हैं। कॉब्स एंगल मेजर करके हम एग्जैक्टली बता पाते हैं पेशेंट को कि आपको इतने डिग्री का कर्व है। So that is how we kind of diagnose the scoliosis and give this thing कि इतने डिग्री की प्रॉब्लम है। इसके अलावा डायग्नोसिस में हमें एक MRI स्क्रीनिंग भी कराना पड़ता है जस्ट टू सी कि मरीज़ को कई बार जो स्पेशली जो कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस है जहाँ पे वर्टिब्रा में डिफेक्ट है, हेमी वर्टिब्राज है, वहाँ स्पाइनल कॉर्ड में भी एनॉमलीज हो सकती हैं। तो MRI करा के हम ये पता लगाना चाहते हैं कि कोई कहीं पे स्पाइनल कॉर्ड में या नसों में कोई अनॉमली तो साथ में नहीं है जिसको हमें साथ में जब हम ट्रीट करने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं तो उसको एड्रेस करना पड़ेगा। अब हमने ये डायग्नोस कर लिया कि किसी पेशेंट को स्कोलियोसिस है, काइफोसिस है। अब हम अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो स्कोलियोसिस की सबसे पहले बात करते हैं। स्कोलियोसिस के ट्रीटमेंट के अंदर अगर किसी को कंजेनाइटल पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा वो कितने एंगल का कर्व है। तो नॉर्मल अप टू 25 डिग्रीज ऑफ कॉब्स एंगल या 25 डिग्री के कॉब्स एंगल तक कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। 25-30 डिग्री से लेके 40 डिग्री के कॉब्स एंगल तक ब्रेसिंग इज़ 40 से 45 डिग्री के कॉब्स एंगल तक ब्रेसिंग इज़ एडवाइज्ड। हम ब्रेस बनाते हैं, बेल्ट्स बनाते हैं जिससे प्रेशर लगा के हम पेशेंट्स का कर्व वहाँ रोक के रखने की कोशिश करते हैं। जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं ये तो उनको वो ब्रेस बना के देते हैं, मिलवॉकी बॉस्टन ब्रेसेस अवेलेबल होते हैं। इसको बना के हम कोशिश करते हैं कि कर्व का प्रोग्रेशन वहाँ रुके। ब्रेसेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको पेशेंट्स को ये ब्रेस 18 घंटे तक पहनना ज़रूरी है दिन में। तो इसलिए ब्रेसेस जनरली कपड़ों के अंदर पहने जाते हैं एंड 18 आवर्स इज़ रिक्वायर्ड। सो कॉम्प्लायंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी को ब्रेसेस से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसको 18 आवर्स तक ब्रेस पहनना ज़रूरी है। अगर किसी का कर्व इससे ज़्यादा जा चुका है, 50 डिग्री से ज़्यादा जा चला गया है या फिर कुछ सिनेरियो में 40-45 डिग्री से ज़्यादा है और हमें लगता है कि अभी बहुत लंबा टाइम है और ब्रेस पेशेंट नहीं कर रहा है, लाइक सपोज देयर इज़ अ गर्ल हु इज़ 12-13 ईयर्स ओल्ड विद अ कर्व ऑफ 45 डिग्री एंड पेशेंट जो है विलिंग नहीं है ब्रेसिंग के लिए, तो फिर सर्जरी इज़ द ऑप्शन फॉर देम एंड उसको हम सर्जरी से ठीक करते हैं। सर्जरी के अंदर हम इसको कर्व को आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ से कहाँ तक है और फिर हम उसको स्क्रूज
पेडिकल स्क्रूज और हुक्स के ज़रिए स्पाइन को फिक्स करके, एंड देन वी हैव सर्जिकल मैन्यूवर्स की हम रॉड रोटेट करके, कंप्रेशन डिस्ट्रैक्शन करके, डायरेक्ट वर्टिब्रल रोटेशंस करके उसको हम सीधा करते हैं या अलाइन करते हैं। कितना जल्दी सर्जरी करती है इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टाइमली इंटरवेंशन। ठीक है, हम 50 डिग्री 45 डिग्री तक वेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 100 डिग्री 120 डिग्री 140 डिग्री करके लाएं। फिर जितना हम लेट कर रहे हैं सर्जरी करने में उतनी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए इस तरह की सभी सर्जरीज न्यूरल मॉनिटरिंग के अंदर होती है। हम लोग मशीन के ज़रिए ये हमें पता चलता रहता है कि पेशेंट के पैर काम कर रहे हैं, उसकी सारी नसें काम कर रही हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम मैन्यूवरिंग करते हैं, जब हम स्पाइन को घुमाते हैं, क्योंकि बेसिकली स्कोलियोसिस के अंदर हम रॉड वगैरह घुमा के उसको सीधा करते हैं, स्पाइन पूरी की पूरी घुमाई जाती है। तो जब हम पूरा उसको घुमाते हैं तो कई बार नसों के सिग्नल्स कम हो जाते हैं या चले जाते हैं, तो उस समय हमें रोकनी पड़ती है सर्जरी। तो इसलिए इट इज़ ऑफ एडमेंट इम्पॉर्टेंस कि भाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें स्कोलियोसिस जो सर्जरी करनी है न्यूरल मॉनिटरिंग में करनी है। तो इस तरह की सर्जरी हम लोग रूटीनली न्यूरल मॉनिटरिंग के अंदर ही करते हैं। अगर हम काइफोसिस की बात करें तो काइफोसिस के अंदर कितने डिग्री की प्रॉब्लम है उसके हिसाब से कितना डिग्री का हमें करेक्शन करना है। सिमिलरली हम कॉब्स एंगल कैलकुलेट करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि हमें इसमें कितना करेक्ट करना है। अगर किसी को काइफोसिस 30 डिग्री तक करेक्ट करना है तो हम उसमें पॉन्टे ऑस्टियोटमी या सिंपल ऑस्टियोटमीज एंड कंप्रेशन करके ही ठीक कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि हमें सर्जरी सिर्फ पीछे से करनी है, स्क्रूज डालने हैं और पीछे मतलब कि पीछे वाले हिस्से या पोस्टीरियर कॉलम वाले हिस्से में ही ऑस्टियोटमीज या हड्डी काटने का सारा मैन्यूवर पीछे ही करना है। तो ज़्यादा बड़ी सर्जरी नहीं होती। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे स्पाइन के कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी ऑस्टियोटमीज या हमारा स्पाइन को के अंदर सर्जरी का वो डिफ़िकल्टी बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे 30 डिग्री से ज़्यादा के अंदर फिर हमारे को पीछे से भी ऑस्टियोटमी करनी पड़ती है और आगे के हिस्से की जो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ वर्टिब्रल बॉडी है उसको भी काटना पड़ता है। तो इसके अंदर पेडिकल सब्सट्रैक्शन ऑस्टियोटमी, वर्टिब्रेक्टमी, ये सब हमें करनी पड़ती है। इसलिए डिफॉर्मिटी के अंदर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द डिफॉर्मिटी एट टाइम एंड गेट इट ट्रीटेड एट टाइम। उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का बड़े ही आराम से इलाज हो सकता है, इन सब प्रॉब्लम्स का बड़े ही सिंपल तरीके से इलाज हो सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि मरीज़ सही समय पे डॉक्टर को दिखाए, सही समय पे ओपिनियन ले और सही समय पे इलाज कराए। घबराए नहीं, क्योंकि घबराने से होगा कुछ नहीं, बीमारी और बढ़ जाएगी। समय से मतलब बीमारी बढ़ने के बाद इंटरवेंशन में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इस सर्जरी के अंदर कॉम्प्लिकेशन मतलब ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन कितने डिग्री की प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन होने के अंदर इसके अंदर लकवा भी मार सकता है मरीज़ों को। तो हम ये बता के करते हैं सर्जरी की, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, न्यूरल मॉनिटरिंग में करते हैं ताकि सेफ रहे, बट रिस्क तो आर ऑलवेज देयर। इसके अलावा आगे आयोटा होता है, वेसल होता है, वेसल इंजरी के चांसेस होते हैं। सो दीज आर अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज, बट ऑब्वियसली अगर टाइमली इंटरवीन किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस ना के बराबर है उनके होने के चांसेस, एंड पेशेंट्स यूजुअली डू वेरी वेल। दे आर ऑलवेज वेरी हैप्पी आफ्टर द सर्जरी। उनका पूरी तरह से इलाज किया जा सकता है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। ये था डिफॉर्मिटी के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हम इस तरह के एजुकेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू।